सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पानी नहीं है, हरियाली नहीं है और जिंदगी सिर्फ संघर्ष का दूसरा नाम है। अब सोचिए, उसी जगह पर लोग नल खोलते हैं और साफ पानी बहने लगता है। कहीं रेत के समंदर में पेड़ उग रहे हैं, तो कहीं हवा में तैरता कोहरा पीने के पानी में बदल रहा है। यह कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यह अभी हो रहा है, इसी वक्त। लेकिन सवाल यह नहीं है कि इंसान यह कर कैसे रहा है। असली सवाल यह है कि क्या इंसान को यह सब करना चाहिए भी या नहीं, क्योंकि अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो दुनिया बदल जाएगी, और अगर असफल हुआ तो इसकी कीमत पूरी धरती चुकाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर जवाब शुरुआत में नहीं मिलता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। सहारा के पहाड़ और हवा में छिपा पानी। अफ्रीका के सूखे पहाड़ी इलाकों में जहां सहारा डेजर्ट की गर्म हवाएं चलती हैं, वहां बारिश साल में गिने चुने दिनों के लिए होती है। जमीन के नीचे का पानी या तो खत्म हो चुका है या इतना खारा है कि पीने लायक नहीं। यहाँ के लोगों के लिए पानी सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि रोज का संघर्ष है। सुबह होते ही महिलाएं और बच्चे कई किलोमीटर पैदल चलकर कुछ बर्तन पानी लाने निकल पड़ते हैं। यही पानी खाना पकाने, नहाने और पीने के लिए इस्तेमाल होता है। एक अजीब सा सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। इसी इलाके में एक अजीब सा विरोधाभास था। सुबह सुबह पहाड़ों पर घना कोहरा छा जाता था। कुछ ही घंटों में वह कोहरा गायब हो जाता, बिना किसी काम आए। जर्मन इंजीनियर्स ने यही सवाल उठाया कि अगर यह कोहरा यूं ही उड़ जाता है तो क्या इसे पकड़ा नहीं जा सकता? क्या हवा में मौजूद पानी को इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? क्लाउड फिशर। जब जाल से मछली नहीं, पानी पकड़ा गया। यहीं से जन्म हुआ क्लाउड फिशर नाम की तकनीक का। यह सिस्टम देखने में बेहद साधारण लगता है। पहाड़ों पर खड़े बड़े बड़े मैश फ्रेम्स जो हवा में तैरते कोहरे को पकड़ लेते हैं। जब अटलांटिक ओशन से आने वाली ठंडी हवाएं इन जालों से टकराती हैं, तो कोहरे की छोटी छोटी बूंदें जाल पर जमने लगती हैं। धीरे धीरे ये बूंदें बड़ी होती हैं और पानी की धार बनकर नीचे बहने लगती हैं। सिंपल डिजाइन, लेकिन असर बहुत बड़ा। क्लाउड फिशर में न बिजली चाहिए, न ईंधन, न भारी मशीनें, सिर्फ हवा, गुरुत्वाकर्षण और सही डिजाइन। जाल से टपकता पानी पाइप के जरिए स्टोरेज टैंक्स तक पहुंचता है और वहां से गांवों में सप्लाई किया जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह तकनीक उन जगहों के लिए बनी है जहां बड़े बांध या बोरवेल बनाना लगभग नामुमकिन है। जब पानी मिला तो जिंदगी बदली। इस सिस्टम के आने के बाद लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। जहां पहले पूरा दिन पानी लाने में निकल जाता था, अब वही समय पढ़ाई, खेती और परिवार के लिए मिलने लगा। साफ पानी मिलने से स्वास्थ्य सुधरा, खेती दोबारा शुरू हुई और गांवों में स्थिरता आई। लेकिन पानी मुफ्त नहीं दिया गया। सीमित भुगतान रखा गया ताकि लोग पानी की अहमियत समझें और बर्बादी न हो। जमीन के नीचे छिपी एक और कहानी। जब हरियाली ऊपर दिखाई देने लगती है, तब असली बदलाव जमीन के नीचे शुरू होता है। मिट्टी में दोबारा नमी टिकने लगती है। छोटे जीव, कीड़े और सूक्ष्म बैक्टीरिया वापस आने लगते हैं, जो किसी भी स्वस्थ इकोसिस्टम की नींव होते हैं। यह बदलाव आंखों से तुरंत नहीं दिखता, लेकिन यही वह प्रक्रिया है जो जमीन को लंबे समय तक जिंदा रखती है। रेगिस्तान में यह संकेत होता है कि प्रकृति धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू कर रही है। अब चलिए एशिया के रेगिस्तान की तरफ। यूरोप ने हवा से पानी निकाला, लेकिन एशिया में एक देश ने इससे भी बड़ा सपना देखा। चाइना के नॉर्दर्न हिस्से में फैले विशाल रेगिस्तान, जहां रेत के तूफान आसमान ढक देते थे और पूरे इलाके को बेजान बना देते थे। दशकों तक यह रेत शहरों तक पहुंचती रही और जीवन को मुश्किल बनाती रही। ग्रीन ग्रेट वॉल, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश। चाइना ने रेगिस्तान से हार मानने के बजाय उसे रोकने का फैसला किया। ग्रीन ग्रेट वॉल कोई एक जंगल नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर में फैला हरियाली का नेटवर्क है। इसका मकसद था रेत को रोकना, हवा की रफ्तार तोड़ना और जमीन को दोबारा जिंदा करना। स्ट्रॉ चेकरबोर्ड, साधारण दिखने वाला लेकिन बेहद असरदार। सबसे पहले रेत को बांधना जरूरी था। इसके लिए सूखे तिनकों को खास पैटर्न में रेत पर बिछाया गया। ऊपर से देखने पर यह जमीन एक विशाल चेस बोर्ड जैसी दिखती है, लेकिन यही पैटर्न रेत को उड़ने से रोकता है और नमी को जमीन में टिकने का मौका देता है। पेड़, लेकिन सोच समझकर। जब जमीन थोड़ी स्थिर हो गई, तब सूखा सहने वाले पेड़ और झाड़ियां लगाई गई। इन पौधों को पहले सुरक्षित जगहों पर तैयार किया गया, फिर रेगिस्तान में लगाया गया। हर पौधे को सीमित पानी दिया गया ताकि उसकी जड़ें गहराई तक जाएं
और वह खुद को संभाल सके। इंसान की भूमिका केवल लगाने तक सीमित नहीं रही। इन परियोजनाओं में इंसान सिर्फ पेड़ लगाने वाला नहीं रहा, बल्कि देखभाल करने वाला भी बना। स्थानीय लोगों को यह समझाया गया कि कौन सा पौधा कब पानी मांगेगा और कब नहीं। उन्हें सिखाया गया कि हरियाली को जरूरत से ज्यादा मदद देना भी नुकसान पहुंचा सकता है। जब लोगों ने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना सीखा, तब यह प्रयास सिर्फ सरकारी योजना नहीं रहा, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी बन गया। सूरज को दुश्मन नहीं, साथी बनाया गया। जहां पहले तेज धूप जमीन को जला देती थी, वहीं अब सोलर पैनल से बिजली बनाई गई। इस बिजली से जमीन के नीचे से पानी निकाला गया और ड्रिप इरिगेशन के जरिए पौधों तक पहुंचाया गया। धूप अब नुकसान नहीं, बल्कि समाधान बन गई। तकनीक और प्रकृति के बीच संतुलन। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि तकनीक का काम प्रकृति को दबाना नहीं, बल्कि उसे सहारा देना होना चाहिए। चाहे क्लाउड फिशर हो या ग्रीन ग्रेट वॉल, दोनों जगह तकनीक ने वही किया जो प्रकृति खुद करना चाहती थी, बस सही दिशा में। हवा को रोका नहीं गया, उसे इस्तेमाल किया गया। सूरज को चुनौती नहीं दी गई, बल्कि उसे साथी बनाया गया। यही संतुलन इस पूरी सोच की असली ताकत है। परिणाम जो किसी ने नहीं सोचे थे। धीरे धीरे रेत के तूफान कम हुए, जमीन ने कार्बन सोखना शुरू किया, हरियाली ने हवा की गुणवत्ता सुधारी। जो इलाका कभी जीवन के खिलाफ था, वही अब पर्यावरण की रक्षा में मदद करने लगा। क्या यह मॉडल हर जगह काम करेगा? यह सवाल भी उतना ही जरूरी है। हर इलाके की मिट्टी, हवा और पानी अलग होता है, इसलिए किसी एक मॉडल को हर जगह बिना समझे लागू करना सही नहीं होगा। लेकिन सोच वही रह सकती है। पहले प्रकृति को समझो, फिर समाधान निकालो। यही तरीका किसी भी सूखे या बंजर इलाके के लिए उम्मीद बन सकता है। इंडियन पर्सपेक्टिव। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? अगर हम अपने आसपास देखें, तो पानी की कमी, सूखे इलाके और बदलता मौसम हमारे लिए भी बड़ी चुनौती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि समाधान सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स में नहीं, बल्कि सही सोच में छुपा है। हवा, धूप और जमीन जैसी प्राकृतिक चीजें अगर समझदारी से इस्तेमाल हों, तो बंजर इलाकों में भी उम्मीद उग सकती है। यह सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की बात है। भविष्य की एक झलक। अगर आने वाले समय में ऐसे प्रयास और बढ़े, तो हो सकता है कि रेगिस्तान सिर्फ समस्या न रहे, बल्कि समाधान का हिस्सा बन जाए। पानी हवा से आए, ऊर्जा सूरज से मिले और जमीन खुद को संभाल ले। यह कल्पना नहीं है, बल्कि एक दिशा है। और यह दिशा तभी सही रहेगी जब इंसान अपनी भूमिका को मालिक की तरह नहीं, बल्कि संरक्षक की तरह निभाए। जब इंसान प्रकृति को समझने लगे, सहारा के पहाड़ों पर लगे जाल हों या एशिया के रेगिस्तान में उगते जंगल, यह सभी हमें एक ही बात बताते हैं। जब इंसान प्रकृति से लड़ने के बजाय उसे समझकर काम करता है, तब सबसे मुश्किल जगहों पर भी जिंदगी लौट सकती है। सवाल सिर्फ यह है, क्या हम समय रहते यह सीख अपनाएंगे या नहीं? दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।